नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष पे चर्चा हमने शुरू की है। 2 वीडियो हो चुके हैं। उसमें पहले में हमने कुंभ विवाह और अर्क विवाह के बारे में चर्चा की थी। दूसरे में हमने मंगल दोष और गुण मिलन की बात की थी। अब जो हमारे सामने राघवेंद्र जी बैठे हैं, जिनको ये जानना है, तीसरा प्रश्न उनका था कि मुहूर्त के बारे में। हाँ, मैं उसको प्रश्न को थोड़ा अच्छी तरह से पूछता हूँ जी। एक जो हमारे समाज में बहुत सारे लोग या वो ऐसे है कि शादी के पहले मुहूर्त निकालने के बाद मुहूर्त पे शादी नहीं होती। काफ़ी टाइम वो नाच गाना में बिजी होते हैं और मुहूर्त नहीं संभाला जाता। लेकिन वैसी शादियाँ भी टिकती है, तकलीफ आती ही है, ऐसा नहीं, हाँ, अच्छी तरह से चलती है। और बहुत समाज ऐसे है कि बहुत पंक्चुअल रहते हैं, जो अपने मुहूर्त के हिसाब से ही चलते हैं और उसी हिसाब से शादी होती है उनकी। लेकिन उसमें भी 100% सक्सेस ही है शादी, ऐसा नहीं होता। एक मैं बीच में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जो NRI है, हाँ, वो जो इंडिया आते हैं ना, उस टाइम पे शादी के मुहूर्त होते ही नहीं है। अच्छा, मतलब हमारे मुहूर्त देव उठी एकादशी के बाद शुरू होते हैं और वो उनके पहले आते हैं और उनकी शादियाँ भी चलती हैं। तब तो मुहूर्त निकालने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, बोल सकते हो। तो बिना मुहूर्त के होती है। तो अभी भी चालू ही है ये चीज़ें। फिर बोलो। हाँ, मतलब मुहूर्त को कितना महत्व देना चाहिए, ये मेरा मेन सवाल है। अब उसके पहले मैं आपको एक काउंटर सवाल करता हूँ। जब भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, यानी विवाह हुआ था, उस समय तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि थे, पंडित थे। हाँ, और उन्होंने नेचुरली मुहूर्त तो निकाला ही होगा। हाँ, और उसी मुहूर्त में शादी भी हो गई होगी। हाँ। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि शादी के तुरंत बाद राम और सीता को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। 14 साल के लिए वनवास भोगा उन्होंने, और फिर बाद में जब वापस आए तो सीता वापस नहीं आ सकी और राम के साथ तो रह ही नहीं पाई। कहाँ तक? उसके अपने मृत्यु तक। मृत्यु तो नहीं हुआ था, धरती में समा गई थी। तो मुझे बताइए, इसको आप सुखी लग्न जीवन कह सकते हैं? आज के हिसाब से नहीं। आज के हिसाब से नहीं, पर कई जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहेंगे कि वो रावण का नाश होना था, इसके लिए ये सारी बातें घटित हुई थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर रावण का वध होना था तो दूसरे तरीके से भी हो सकता था। राम और सीता को दुखी करके क्या फायदा था? बराबर है। पर एक चीज़ यहाँ मैं काउंटर कर सकता हूँ कि हो सकता है कि जब भगवान ही है, लेकिन जब मनुष्य का रूप लेते हैं तो उनको भी कर्मफल उनके भी होते हैं। तो वो बात अब यहाँ बंद कर देते हैं, आगे उसका हम अनुसंधान नहीं करेंगे। परंतु जो हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का चैप्टर है या मुहूर्त शास्त्र है पूरा, मुहूर्त ग्रंथा चिंतामणि जैसे ग्रंथ भी है, मुहूर्त मार्तंड जैसे ग्रंथ है, उसमें सारे मुहूर्त दिए गए कि किस तरीके से मुहूर्त निकालना चाहिए। खास के हमारे 16 संस्कार होते हैं, जिसमें बच्चे का जन्म होने से लेके उसके मृत्यु तक के संस्कार अलग अलग होते हैं। जैसे जनेऊ पहनाना है या उसको भेजना है शाला में अभ्यास के लिए, तो अलग अलग मुहूर्त होते हैं। बाल उतारने हैं तो मुहूर्त होते हैं। तो ये 16 संस्कार के लिए जब मुहूर्त होते हैं तो इसका जो मूल प्रावधान था वो यही था कि आपने जो कार्य संपन्न करने के लिए शुरू किया है, वह कार्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के सही सलामत पूरा हो। अच्छा। अब इसके लिए भी मैं एक रीज़न दे सकता हूँ कि पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि
बड़े बड़े होम हवन करते थे, उसमें बाधा डालने के या उसको दूषित करने के लिए असुर लोग थे। हाँ वो हवन में हड्डियां डालते थे, बिगाड़ देते थे काम। उस जमाने की बात करूँ तो असुर की आ गई, लेकिन इस जमाने की बात करूँ तो आजकल तो लोगों में इतना क्या बोलते हैं उसको, कि इतना लगाव नहीं है कि एक दूसरे के लिए इतना इमोशन होता है या इमोशन के लिए कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अब तो ठीक है, प्रैक्टिकली शादियां होती है, प्रैक्टिकली इमोशन भी होते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब फैमिली वाले, रिश्तेदार छोटी मोटी बातों पे अड़ जाते थे। हाँ। मुझे मान सम्मान नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, या शायद जो भेंट सौगात देते थे वो सही नहीं मिली या मेरे हिसाब से नहीं मिली। तो ये छोटी छोटी बातों में झगड़े होते थे और कहीं ना कहीं अच्छा प्रसंग दुखों में बदल जाता था। वो ना हो इसके लिए हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने मुहूर्त की रचना की थी। ये दूसरी बात है। एक मैंने राम की शादी का बताया, एक ये बताया। अब तीसरी बात बता रहा हूँ कि आजकल जो मुहूर्त निकालते हैं क्या वो शास्त्रोक्त है? पहला सवाल ये है, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं लंबा चौड़ा न खींचूं तो सिंपल इतना बताऊं, बाकी के 16 संस्कार में ठीक है, लेकिन विवाह के लिए जो मुहूर्त निकालते हैं उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो वर की कुंडली, कन्या की कुंडली, और तीसरी जिस समय विवाह होने वाला है उस समय की गोचर की कुंडली। ओके। और क्या देखा जाता था उसमें? लड़के के लिए सूर्यबल होना जरूरी था उस कुंडली में, लड़की के लिए गुरुबल होना जरूरी था, और दोनों को मिला के चंद्रबल होना जरूरी था। अब ये जो नियम और विधि विधान है और इसकी जो कुंडलियां में कैसे देखा जाता है वो सारा छोड़ दो। मूल प्रश्न ये है कि आजकल मुहूर्त में शायद लड़का और लड़की की कुंडली होती है, लेकिन गोचर की कुंडली कौन निकालता है? नहीं निकालता। तीसरी कुंडली कौन देखता है? तो पहले तो चीज़ ही गलत है। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से ऐसी कई बातें हैं जो विवाह के मुहूर्त में नहीं होनी चाहिए, जनरल मुहूर्त में भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अमुक नक्षत्र नहीं होने चाहिए, अमुक काल नहीं होने चाहिए, वृद्धि तिथि नहीं होनी चाहिए, क्षय तिथि नहीं होनी चाहिए। वैसे ही दूसरी भी बातें हैं तो वो नहीं होना चाहिए, वो भी देखना पड़ता है, जो कोई देखता नहीं है। इसके आगे जाते हैं तो कुल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें किसी का भी एक जन्म नक्षत्र होता है और वहाँ से नक्षत्र पूरे 27 गिने जाते हैं। अब 3 त्रिक 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं 27 में जो अशुभ होते हैं। ओके। युवक की कुंडली में उसके लिए अशुभ होते हैं, युवती की कुंडली में उसके लिए अशुभ होते हैं, वो अलग अलग है। तो ये जो 9 नक्षत्र ताराएं होती है, जन्म, संपत, विपत आदि, वो भी मैं नहीं गिनवाऊंगा। तो विवाह के मुहूर्त में ये कहा गया है कि लड़के के नक्षत्र से अगर लड़की का नक्षत्र गिना जाए तो जितनी अशुभ संख्या वाले नक्षत्र आते हैं वो उनमें नहीं आने चाहिए। ओके। उस दिन शादी हो ही नहीं सकती। बराबर। अब मैक्सिमम तो लड़के के 9, लड़की के 9, यानी 18 नक्षत्र तो निकल जाते हैं, और अगर कॉमन होता है तो कम हो जाते हैं। ये कौन देखता है? नहीं देखते, कोई नहीं देखता। एक और बात मैं बताता हूँ कि इसके बावजूद भी जब आप कुंडली लग्न का मुहूर्त निकालते हैं ये सारी बातें करके, तो पहली कुंडली का मुहूर्त आता है, लेकिन शादी के लिए या विवाह के लिए स्पेशल नवमांस कुंडली आती है। हाँ, नवमांस कुंडली आती है। तो हर 2 घंटे के लग्न में 9 कुंडलियाँ और बनती है नवमांस की। हाँ। उसमें भी देखा जाना चाहिए। अगर उसी ढंग से मैं मुहूर्त निकालूं तो 8 से 12-13 मिनट तक का ही मुहूर्त निकलेगा। ओके। इतनी सारी मेहनत करने के बाद बराबर। तो ये 12-13 मिनट का मुहूर्त सही हो और उसी टाइम पे विवाह हो, ये थोड़ा मुश्किल है। परंतु कम से कम वो छोड़ दूं मैं। अगर 2 घंटे का लगना है वो 2 घंटे भी निकालो। हाँ। तो भी जो 2 घंटे निकाले हैं आपने मुहूर्त का, वो आगे की बातें क्या देखी है?
अब तो पंचांग में छप के मुहूर्त आते हैं, पेपर में छप के मुहूर्त आते हैं, भाई इस दिन मुहूर्त है, इस दिन मुहूर्त नहीं है, इतने ही दिन मुहूर्त है इस महीने में, इतने ही दिन इस महीने में मुहूर्त है। भाई ना आपने लड़के की कुंडली देखी है, ना लड़की की कुंडली देखी है, ना गोचर की कुंडली देखी है, और मुहूर्त निकाल दिया। हाँ। इतनी हम्बक बातें जब समाज में फैली है तो मुहूर्त को दोष देना तो दूर की बात है, उसको तो मानना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सही है, मानो तो पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर मानो तो पूरी तरह से फॉलो करो या फॉलो ही मत करो। और जैसे पहले बताया कि एनआरआई लोग तो बिना मुहूर्त के लग्न करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं। हाँ। उनका जीवन चलता ही है। लेकिन आप जिस तरह बता रहे हो वैसे सिर्फ एनआरआई लोग नहीं, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोग 95% बोलूंगा तो चलेगा कि मुहूर्त के- 95% को ये मुहूर्त मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। अब पंडित पता नहीं कैसे मुहूर्त निकालते, मुझे तो नहीं मालूम। बराबर है। तो अब इसको कितनी अहमियत देनी है वो खुद आप ही डिसाइड कर लो। बराबर। ठीक है, फंक्शन करना है, अच्छा दिन निकालना है, पंचांग शुद्धि थोड़ी बहुत की है, पंचांग शुद्धि करना जरूरी है। वो समय दिन ठीक है, आप कीजिए। लेकिन जो शादी के लिए, जो विवाह के लिए, दोनों का जब विवाह होता है तो दोनों की कुंडली एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती है। और अगर आप नहीं मानते तो मैं एक सिंपल उदाहरण दे सकता हूँ इसके बारे में। जैसे युवक की कुंडली में लिखा है कि इसको तो रोज सुबह शाम मिष्टान्न मिलेगा, पंच पकवान मिलेगा, यानी कि धनाढ्य होगा, धनवान होगा। और युवती की कुंडली में लिखा है इसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम होंगे, पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा। अब मानो कि ये दोनों का विवाह करा देते हैं। अच्छा, तो एक की कुंडली तो गलत हो ही जाएगी। हाँ हो जाएगी। अगर मिष्टान मिलता है तो उसको, मतलब दूसरे को जो नहीं लिखा है उसको भी मिलेगा, और भूखा रहना होगा तो दूसरे को भी भूखा रहना होगा। ये नहीं हो सकता। तो सही में कुंडली मिलान, या तो जो शादी का आप रजामंदी देते हैं दोनों के लिए, युवक और युवती के लिए, वो कई सारी बातें देखने के बाद आप पता चलता है या आप बता सकते हैं कि इनका शादी का जीवन या वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। बराबर। ये जो आपने अभी तक बातें बताई है वो एक टेम्पररी, क्या बोलते हैं उसको, एक क्लू है जो आपको देखना चाहिए। पर सही बात तो है दोनों की कुंडलियां देखने के बाद, यानी मैं तो बोलता हूँ दोनों की कुंडलियां में एक तो लग्न कुंडली होती है और नवांश कुंडली बनती है, वो सिर्फ मैरिज लाइफ के लिए बनती है। तो वर की 2 कुंडलियां और कन्या की 2 कुंडलियां, लग्न कुंडली और नवांश, ये चारों कुंडली मिला के ज्योतिष को पूर्ण फलादेश जानना चाहिए कि इनके जीवन में क्या क्या हो सकता है, कौन सी बातें हो सकती है, कहाँ पर ये विपरीत हो सकते हैं, कहाँ इनकी अनबन हो सकती है। वो सारी बातों को समझकर फिर एक राय देनी चाहिए कि आप अगर शादी करते हैं तो आपके जीवन में ये घटनाएं, ये बातें, ये विरोधाभास, ये वाद विवाद हो सकता है। बराबर। मुहूर्त को सिर्फ दोष नहीं दे सकते। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें। तो वैवाहिक जीवन इतना सरल नहीं है, उसका फलादेश करना भी इतना सरल नहीं है। उसके लिए आपको ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कुंडली पढ़ने का, फलादेश करने का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों कुंडली मिलाने के बाद उनके जीवन में क्या घटित होगा ये भी आपको जानना चाहिए, और उसके लिए अनुभव भी चाहिए। सही है सर। तो जो आपने 3 बातें बताई है कि ये गुण विवाह, अर्क विवाह, या फिर मंगल दोष, गुण मिलन, या कुंडली विवाह का मुहूर्त, ये सारी बातें है, नहीं ऐसा नहीं है। पर आप जो इसको वजन देते हैं या इसकी इफेक्ट बताते कि इसीलिए शादी का जीवन खराब होता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है, वो नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ, देखना चाहिए, पर उसकी जो लिमिटेशंस है वह भी आपको देखनी चाहिए, और इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ सही है तो इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा जाएगा। सही है। इतना सटीक हो ही नहीं सकता। आपने सर बहुत अच्छा बताया, काफ़ी सारे सवालों का सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ज्ञान मिला होगा, समझ में आया होगा
किस पे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और सही में तो कुंडली मिलन चीज़ ही अक्खी अलग है। उस तरीके से अगर कुंडली को नहीं देखा गया है युवक की और युवती की, तो ये सारी बातें जो कुंभ विवाह है, अर्क विवाह है, मंगल दोष है, गुण मिलन है और मुहूर्त, ये जो बातें हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखती मेरे हिसाब से। और ये भी मैंने बता दिया है। और आजकल ये चीज़ें सही ढंग से फॉलो भी नहीं होती। हाँ, इसमें किसी एक पक्ष का दोष नहीं है, दोनों पक्ष का दोष है। अब तो ये चीज़ देखी जाती है और उसी दिन का मुहूर्त निकलता है जब पार्टी प्लॉट अवेलेबल है, बैंक्वेट हॉल अवेलेबल है, दूसरा कुछ अवेलेबल है या बैंड अवेलेबल है, या ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो कॉमन दिन आता है, फिर पंडित को बोलते हैं इस दिन का मुहूर्त देखो कि कौन से टाइम पे शादी करें। अच्छा, अब ये तो सवाल है ही नहीं। तो ठीक है, ज़माना बदल गया है, सब बदल गया है, हमें भी तो उसमें रहना है। लेकिन अगर आप दोष देने वाले हैं कि ये नहीं किया इसलिए हुआ, ये नहीं किया इसलिए हुआ, ये नहीं, वो नहीं है। और ये किया तो भी शादी का जीवन अच्छा नहीं चला, हाँ। तो ये भी नहीं है। बराबर। तो आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, उनको मेरा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास जाए, सब लोग इसको समझें और गलत फहमियों से दूर हो जाए। तो आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।